सो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब तक हम एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड देख चुके हैं। अब हम आते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का थोड़ा जो दायरा है काफी बड़ा है, जिसमें मेनली हमें चार तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। नंबर वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो चाहे सीबीएसई हो, नीट हो या जेई हो, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है कि यहां से क्वेश्चन पुट अप ना हो। बहुत ज्यादा मुश्किल है, आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। एलिमिनेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमिनेशन रिएक्शन। नंबर थ्री, रिएक्शन विद मेटल। एंड नंबर फोर इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इन चार केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। ऑब्वियस ही बात है कि चारों केमिकल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी हैं, तो एक वीडियो में इनको समेटना बड़ा मुश्किल है, तो मैं नहीं समेटूंगा। मैं एक एक करके बात करूंगा। एक वीडियो SN1 के लिए, एक SN2 के लिए, फिर एक इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस के लिए, देन अगेन एक E1 के लिए, एक E2 के लिए, एंड देन अगेन एक दोनों के कंबाइंड के लिए। इन दोनों को हम एक में ही लपेट डालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनि का क्या मतलब है? यूनि मतलब एक मॉलिक्यूल, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन व्हाई इट इज कॉल्ड SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसका मतलब है कि जब रिएक्शन का जो रेट होता है, जो रिएक्शन की स्पीड होती है, जब वो केवल एक ही कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, केवल एक कंपोनेंट पर जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने लगता है, तब हम उसको SN1 कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर रेट दो कंपोनेंट पर डिपेंड करने लगे, एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करे और साथ में जो अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उस पर भी डिपेंड करने लगे, तो समझ लीजिएगा वो SN2 है। फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं? SN1 की कर रहे हैं। मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि रिएक्शन में जो रेट है वो एक ही कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब SN1 जो है वो हम समझ गए कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है होता है, यानी कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स में शायद आपने पढ़ लिया हो। प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी साइन हटता है, आप सभी जानते हैं धरती पर कोई ना कोई नया कांस्टेंट जन्म ले लेता है। इसको आप कहेंगे रेट कांस्टेंट। जी हाँ, यही रेट कांस्टेंट है, यही वेलोसिटी कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर मैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो उसकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है उस पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा। पावर आप देख सकते हैं जीरो, मींस जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब मुझे सीधा सीधा यही कहना चाहिए कि R इज इक्वल टू रेट, और जो है वो केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हमें बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये यूनिमोलिकुलर है या फर्स्ट ऑर्डर है, और रेट दूसरे कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन बात ये आती है कि रेट दूसरे कंपोनेंट पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा। देखो एक्चुअली में क्या है, दो तरीके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। एक तरीका SN1 है, एक तरीका SN2 है। अब कौन सा मॉलिक्यूल किस तरीके को फॉलो करेगा, SN1 को फॉलो करेगा, SN2 को फॉलो करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक एल्काइल हैलाइड का नेचर क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या है, जिस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है उस मीडियम का क्या रोल है। ठीक है, तो ये कई फैक्टर हैं जिन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करता है कि वो SN1 कैटेगरी में जाएगा या SN2 कैटेगरी में जाएगा। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं
SN1 को। देखिए अगर हमारा एल्काइल हैलाइड, देखिए यहां पर मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, and this alkyl halide has chiral carbon. What is chiral carbon? Which is bonded with 4 different groups. ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड होता है, हम उसे कायरल कार्बन कहते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे कायरल कार्बन, एंड दिस इज आर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करने के लिए आ रहा है, दैट इज आर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो क्या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सीधा ही लीविंग न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा? यहां पर जो एक्स है हमारा, इसको हम कहेंगे लीविंग न्यूक्लियोफाइल। लीविंग न्यूक्लियोफाइल को प्यार से हम न्यूक्लियोफ्यूज भी कहेंगे, लिविंग न्यूक्लियोफाइल। और जो Y माइनस भाई साहब हैं, ये है हमारे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जो अटैक करने के लिए आ रहा है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और जिसको यहां से जाना है वो है लिविंग न्यूक्लियोफाइल। और रिएक्शन जिस मीडियम में चल रहा है, दैट इज वाटर हो सकता है या एल्कोहल हो सकता है, पानी, एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ऐसा सोलवेंट जो पोलर हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, प्रोटिक जो एच दे सके, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। अब देखिए क्या होगा, यहां पर सीन ये बनता है कि इस कायरल कार्बन के अराउंड बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। इस पे इस वाई का अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, अटैक करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? बिकॉज कायरल कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें R1, R2, R3 थोड़े बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो अटैक करना मुश्किल है। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे मोदी साहब के चारों तरफ उनके कमांडो घूमते रहते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, तो उन पे अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि क्राउडेडनेस, बल्कीनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई ऐसा नेता है जिसके आसपास सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको चमकाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पर अभी Y माइनस का अटैक करना मुश्किल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा, तो अटैक करना मुश्किल है। तो यहां पर हमारा जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बताता हूं आपको। R1, R2, R3 एंड दिस इज X। तो यहां से ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें खुद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, यहां पर इसके साथ थोड़ी सी अपनी इंटरेक्शन बढ़ा लेगा, पींगे बढ़ा लेगा, इंटरेक्शन कर लेगा, थोड़ी बहुत सॉल्वेशन करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं, अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह देते, बट जनरल टर्म हम कह सकते हैं सोल्वेशन हो रहा है। इस सोल्वेशन में क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिलीज, तो यहां पर जब बॉन्ड बनेगा ना, इस सोल्वेशन से जो बॉन्ड बनेगा उससे जो एनर्जी निकलेगी वो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट होगी। तो धीरे धीरे ये जो एक्स है ना, पानी इसको धीरे धीरे अपने साथ कोपचे में ले जाएगा। इसको पानी क्या कर रहा है, इस एक्स को धीरे धीरे कार्बन से, कायरल कार्बन से दूर लेके जा रहा है कि बेटा आजा आजा आजा, तू मेरे साथ चल, तेरे को एक नई दुनिया दिखाता हूं। अब जैसे जैसे ये एक्स इस कार्बन से दूर हो जाएगा, तो इसके साथ ये कुछ इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाएगा, एंड नाउ दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, and this reaction intermediate is 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि एक प्लानर मॉलिक्यूल होता है। प्लानर का मतलब होता है कि इसके सारे एटम एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर। जबकि ये हमारा 3D था, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिड था, एक बहुत ही जबरदस्त टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में था। लेकिन Y माइनस पहले अटैक कर नहीं पा रहा था, तो क्या किया गया, पोलर सॉल्वेंट को लगा दिया गया। पोलर सॉल्वेंट ने धीरे धीरे प्यार से इस एक्स के साथ बॉन्ड बनाया, सॉल्वेशन किया, एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड को तोड़ा गया, धीरे धीरे एक्स को पानी ने अपने अंदर ले लिया, निकाल लिया उसको, एंड व्हाट यू विल गेट,
we get the reaction intermediate. This is the reaction intermediate. रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बनता है हम उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं. दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि कार्बोकैटायन है. हो सकता है किसी रिएक्शन में कार्बोएनायन बने, किसी में फ्री रेडिकल बने, किसी में कार्बीन्स बने, किसी में नाइट्रीन्स बने, किसी में बेंजाइन बने, कुछ भी हो सकता है. बट हियर इन SN1 दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकैटायन. और ये क्या है? प्लानर मॉलिक्यूल. अब क्या हुआ कि अब अटैक करने के लिए जगह बन गई. पहले अटैक करने के लिए जगह नहीं थी, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा थी. लेकिन जब यहां से X धीरे धीरे हटता चला गया तो Y को अटैक करने के लिए जगह मिल गई. जिस साइड से X जा रहा है अगर उसी साइड से Y ने अटैक कर दिया, जिस साइड से X जा रहा है अगर उसी साइड से Y ने अटैक कर दिया तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल ने अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लिया, अपनी अरेंजमेंट को रिटेन कर लिया. दिस इज कॉल्ड रिटेंशन. दिस इज कॉल्ड रिटेंशन. रिटेन कर लिया, अपनी अरेंजमेंट को रिटेन कर लिया. बस X हट गया और जिस साइड से X हट रहा है उसी साइड से Y ने अटैक कर दिया. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था क्योंकि ये तो एक प्लानर मॉलिक्यूल है. इट इज ए प्लानर मॉलिक्यूल लाइक दिस. ये प्लानर मॉलिक्यूल है. तो मान लीजिए यहां से X हटा, इस स्टाइलस को आप X समझ लीजिए, यहां से X हटेगा और यहीं से Y अगर अटैक कर देता है तो ये हुआ रिटेंशन. लेकिन ये तो प्लानर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सेंटर में है. अब ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है. अगर वो रियर साइड से अटैक कर दे, जिस साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है, अगर उसकी रियर साइड से अटैक हो जाए, अगर उसकी रियर साइड से अटैक हो जाए तो आप क्या देखेंगे? देखिए, जिस साइड से लीविंग न्यूक्लियोफाइल हटा है, जिस साइड से लीविंग न्यूक्लियोफाइल हटा है, अगर उसी साइड से अटैक होता है तो रिटेंशन. लेकिन अगर रियर साइड से अटैक हो जाए तो इन्वर्जन है. एक बना रिटेंशन, एक बना इन्वर्जन. अब बात ये आती है, क्या वाकई दोनों बराबर बराबर बनेंगे? 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन होगा, या रिटेंशन ज्यादा अमाउंट में बन जाए, इन्वर्जन कम अमाउंट में बन जाए? देखिए क्या है, जैसे जैसे X यहां से रिमूव होगा, जैसे जैसे X इस कार्बन की विसिनिटी से दूर जाएगा, वैसे वैसे Y को अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. लेकिन मान लो X पूरी तरह हटा नहीं तो Y भी पूरी तरह से अटैक कर नहीं पाएगा. अगर यहां से X पूरी तरह से हटा नहीं तो Y भी बहुत अच्छी तरह से अटैक कर नहीं पाएगा. वो इंतजार करेगा यहां से X हट जाए, यानी समय लग रहा है यहां से X को हटने में और पूरी तरह से Y को अटैक करने में. तब तक वो बैक साइड से ज्यादा अटैक कर सकता है. यानी इन्वर्जन हमें ज्यादा मिल सकता है, रिटेंशन कम मिल सकता है. लेकिन हाँ, ये दोनों बराबर बराबर कब मिल सकते हैं? जब ये फुल्ली स्टेबल हो जाए, जब ये कार्बोकैटायन पूरी तरह से बन जाए, जब यहां पर जो X है वो इस कार्बोकैटायन की विसिनिटी से पूरी तरह से रिमूव हो जाए, पूरी तरह से रिमूव हो जाए, फुल्ली स्टेबल कार्बोकैटायन बने, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल चांस होगा रिटेंशन का और इन्वर्जन का. लेकिन अगर X अभी पूरी तरह से हटा नहीं है तो रिटेंशन की परसेंटेज थोड़ी डाउन हो जाएगी, ये थोड़ा डाउन हो जाएगा. इट मींस 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन अगर हमें मिलता है, वी कॉल दैट कंडीशन रैसमाइजेशन, एंड द मिक्सचर फॉर्म्ड इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर. क्या बोला मैंने? रैसमिक मिक्सचर. इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को. रैसमिक मिक्सचर, देखिए रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन. अब ये जो रिटेंशन और इन्वर्जन है ना, इसको थोड़ा एक अलग टर्मिनोलॉजी में हम समझते हैं. देखो, रिटेंशन का मतलब है सिर्फ इतना सा कि जिस साइड से लिविंग न्यूक्लियोफाइल गया उसी साइड से अटैकिंग ने अटैक कर दिया, यानी उसने अपनी अरेंजमेंट को रिटेन कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन.
बट इफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द रियर साइड, तो ये दोनों अब एक दूसरे के मिरर इमेज बन गए। मिरर इमेज मतलब तुम मिरर लगा दोगे तो सामने ये दिख जाएगा। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। और कैसी मिरर इमेज है कि मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा ना तो ये सुपर इंपोज नहीं करेगा। इन्हें कहेंगे इनेंशियोमर्स, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या बोला मैंने? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इन्हें हम कहते हैं इनेंशियोमर्स। चलिए, बात कुछ समझ में तो आ रही है कि इनेंशियोमर मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, जैसे मेरा ये हाथ है, इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो ये दिखाई देगा, लेकिन जब मैं इसको इसके उठाकर इसके ऊपर रखूंगा तो वो सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को हम इनेंशियोमर कहते हैं। अब ये जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं, जो इनेंशियोमर हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अरे यार, बहुत सारी बातें एक साथ आती जा रही हैं। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो, ये मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर वाली वीडियो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड टुवर्ड्स लाइट। उसकी बहुत सारी कंडीशन होती है, वो सारी कंडीशन उस वीडियो में डिस्कस की है। आप में से किसी को भी दिक्कत आ रही है इनेंशियोमेरिज्म में, डायस्टीरियोमर्स में, मीजोमर्स में, आइडेंटिकल में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, तो बेटर रहेगा आप आइसोमेरिज्म की जो पूरी की पूरी एक मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है पूरा का पूरा, आप उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर वॉच कीजिए। उसमें खास तौर से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आप जरूर देखिए। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको वहां से क्लियर होंगी। मींस अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है, देयर इज ओनली वन कायरल कार्बन, तो ये 100% गारंटी है कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। देखो, दो भाई हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं देखने में, यानी आइडेंटिकल ट्विंस। हाइट, हेल्थ, वेट, हेयर स्टाइल, नोज, ईयर, सब बहुत जबरदस्त रिजेम्बलेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ऐसा होगा जो उनको डिफरेंशिएट कर देगा कि ये राम है, ये श्याम है। वो क्या होगा? वो उनके फिंगरप्रिंट होंगे। दोनों के फिंगरप्रिंट तो सेम नहीं हो सकते, दोनों की आंखों का रेटिना भी सेम नहीं हो सकता, और कोई ना बता पाए, उनकी माँ तो एटलीस्ट बता ही देगी कि बेटा तू राम है और तू श्याम है। तो यहां पर भी जो मॉलिक्यूल है ना, ये भी राम श्याम की तरह है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी पोलैरिटी, इनकी सोल्यूबिलिटी, भाई इनकी सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, बिल्कुल ट्विंस ब्रदर की तरह काम करते हैं। फिर हम इन्हें पहचानेंगे कौन, कैसे पहचानेंगे कि कौन राम है कौन श्याम है? तो वो है देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। लाइट में जो इनका बिहेवियर है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। एक लाइट के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा तो एक लाइट के प्लेन को लेफ्ट में रोटेट करेगा। लेकिन हाँ, आप शक्ल देख के नहीं बता पाओगे कि यार ये डेक्स्ट्रो है या ये लीवो है। जो लाइट के प्लेन को राइट में घुमाएगा हम उसको डेक्स्ट्रो कहते हैं, जो लाइट के प्लेन को लेफ्ट में घुमाएगा हम उसको लीवो कहते हैं। बट आप ये कभी भी मॉलिक्यूल की शक्ल देख के नहीं बता पाओगे कि भाई ये रिटेंशन वाला डेक्स्ट्रो है या इन्वर्जन वाला लीवो है। ऐसा नहीं है, ये हमें एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता चलेगा। पोलैरिमीटर वगैरह लेकर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन विच डायरेक्शन द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटिंग। तो कहां वो रोटेट हुआ? राइट में तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में तो लीवो। चलिए, इनमें से एक डेक्स्ट्रो है तो एक लीवो है। चलो मैं ऊपर वाले को डेक्स्ट्रो मान लेता हूं। डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी या प्लस से भी शो करते हैं। मैं इसको लीवो मान लेता हूं, इसको एल से या माइनस से शो करते हैं। अब बात आ रही है कि रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन, या मैं ये कहूं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो जितनी अमाउंट में हमारा डेक्स्ट्रो होगा उतनी ही अमाउंट में हमारा लीवो होगा। अगर इसने प्लस 50 डिग्री का रोटेशन कर दिया तो ये माइनस 50 डिग्री का करेगा, तो टोटल रोटेशन कितना आ जाएगा? 0। यानी ये जो मिक्सचर होता है ना, दिस रैसमिक मिक्सचर इज रैसमिक मिक्सचर
mixture is optically inactive. जो रैसमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि जितना रोटेशन एक फॉर्म कर रही है उतना ही रोटेशन इक्वल एंड अपोजिट दूसरी फॉर्म करेगी, तो हमारा जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा दैट इज अल्फा, वो 0 आएगा। अभी भी अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप आइसोमेरिज्म के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर की वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन की गई हैं, क्योंकि उन सारी चीजों को मैं यहां अगर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे अपना फोकस SN1 पे रखना है, ये SN1 का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए, रैसमिक मिक्सचर बन गया, बट रैसमिक मिक्सचर कब बन रहा है? जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फुल्ली स्टेबल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर लीविंग न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से नहीं डिटैच हुआ है तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से अटैक नहीं कर पाएगा, वहां इन्वर्जन कम होगा, और वहां इन्वर्जन ज्यादा होगा, रिटेंशन कम होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इन्वर्जन मिलता भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इन्वर्जन नहीं मिलता है। इन्वर्जन तभी मिलेगा जब फुल्ली फिल्ड स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा। चलिए, सो and the process of formation of racemic mixture is called racemization. The process of formation of racemic mixture is called racemization. तो SN1 में कहीं ना कहीं racemization हो सकता है, कहीं ना कहीं racemic mixture की formation हो सकती है, and racemic mixture is optically inactive, क्योंकि जितना रोटेशन एक फॉर्म ने किया उतना ही रोटेशन दूसरी फॉर्म ने उसको कैंसिल आउट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। This is called external compensation. कहते हैं ये क्या मतलब है? ये एक्सटर्नल कंपनसेशन और इंटरनल कंपनसेशन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए HOH and this is called tartaric acid. Suppose this is tartaric acid, और कैसा है ये? डेक्स्ट्रो नेचर का है। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी? वो ऐसी होगी, OH H OH एंड दिस। तो ये बन गया लीवो टार्टरिक एसिड, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो दिस इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मैंने क्या किया, दोनों की कंसंट्रेशन सेमली, दोनों की वॉल्यूम सेमली, दोनों को मिला दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने मोल इसके उतने मोल इसके होंगे। दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मैंने दोनों को एक्सटर्नली बनाया है। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को तबाह कर दिया। दोनों को मिक्स करने से ऑप्टिकल रोटेशन पूरे मिक्सचर का 0 आया। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक इंटरनल कंपनसेशन भी होता है, बट वो अभी SN1 का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ रैसमिक मिक्सचर बना, प्रोसेस को रैसमाइजेशन कहा। जितना डेक्स्ट्रो है उतना लीवो है, दोनों ने एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो रैसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी इनका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 0 है। इस पूरे रामायण को हम एक्सटर्नल कंपनसेशन भी कहते हैं, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के अल्फा को, ऑप्टिकल रोटेशन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या समझा कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमने लिया, कायरल कार्बन था, बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस थी, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बेचारा अटैक कर ही नहीं पा रहा। जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं पा रहा, इसीलिए रेट इसकी प्रेजेंस पर डिपेंड भी नहीं कर रहा। रेट यानी SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको अटैक करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। तो ये है नहीं है, जितना लाश की तरह है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर पानी ने, सोलवेंट ने इसके समझा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। तो पानी ने या अल्कोहल ने अटैक लिविंग न्यूक्लियोफाइल के साथ पहले कुछ इंटरेक्शन की, कुछ एनर्जी लिबरेट की, उसने बॉन्ड को तोड़ दिया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाया। अब ये प्लानर मॉलिक्यूल है, उसकी तरह 3D नहीं है, प्लानर है, जिसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है।
अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को अब चांस मिल गया, यानी ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ है। पहले स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कर रहा है और कब अटैक करूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ये इंटरमीडिएट बना तब ये बहुत तेजी से अटैक करेगा। पहला स्टेप तो बहुत ही स्लो है, पहला स्टेप तो बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन दूसरा रिटेंशन इन्वर्जन या रैसमिक मिक्सचर या रैसमाइजेशन की फॉर्मेशन देखी, जिसमें आपको एंजाइम मिले। चलिए ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई कि SN1 रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है जो कि स्लो स्टेप है, और आप सभी जानते हैं काइनेटिक्स क्या कहती है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। यानी कि हम ये जानते हैं कि SN1 रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, ठीक है जी, 2 स्टेप में हुआ। पहला फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, और दूसरे में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल Y- ऑन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो जो पहले वाला प्रोसेस है, पहला स्टेप है वो स्लो है और दूसरे वाला फास्ट है। और हम सभी जानते हैं काइनेटिक्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सपोज कीजिए 3 मित्र हैं, रमेश, सुरेश और मुकेश। 3 दोस्तों ने कहा कि चलिए हम एक मार्कर की फैक्ट्री लगाते हैं, क्योंकि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट की बाढ़ आ गई है तो मार्कर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो चलो मार्कर की फैक्ट्री लगाते हैं। कहता चलो ठीक है। तो रमेश ने कहा मैं मार्कर 1000 मार्कर की जो बाहर की बॉडी होती है मैं वो 1000 पीस पर डे बनाऊंगा। ठीक है, रमेश ने 1000 का कमिटमेंट कर दिया। रमेश के बाद मुकेश ने कहा कि भाई मैं जो इंक पैड होते हैं अंदर, जो मार्कर के अंदर इंक पैड होते हैं, मैं वो 800 बना पाऊंगा एक दिन में। ठीक है, तो रमेश ने कहा कि मैं 1000 बॉडी बनाऊंगा, मुकेश ने कहा मैं 800 इंक पैड बनाऊंगा, सुरेश ने कहा मैं 500 ढक्कन बनाऊंगा, 500 ढक्कन बनाऊंगा। तो बताइए पर डे एक दिन में कंप्लीट कितने मार्कर मार्केट में जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है 500 ही जाएंगे। यानी सारी की सारी जो आउटपुट आ रहा है किसी रिएक्शन का वो किसने कंट्रोल कर दिया? जो सबसे स्लोवेस्ट था। इसीलिए कहा जाता है स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जब तक वो स्लोवेस्ट स्टेप हो नहीं जाएगा द ओवरऑल रिएक्शन हैज टू वेट टिल द कंप्लीशन ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप। क्योंकि जब तक कि सुरेश ने वो 500 ढक्कन ना बनाए होते, कंप्लीट पेन 500 मार्केट में नहीं बिकते, तो उसने पूरी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया। इसीलिए कहा गया कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज द ओवरऑल रिएक्शन हैज टू वेट टिल द कंप्लीशन ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप। उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है वो पहले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है। तो यानी कि रेट जो है वो कहीं ना कहीं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन पर डिपेंड करेगा। क्या बात है कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा ना, रिएक्शन उतना फास्ट होगा। देखो रिएक्शन की स्पीड हमेशा इंटरमीडिएट पर डिपेंड करती है। अगर आप किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो उसमें बनने वाले इंटरमीडिएट को आप स्टेबल कर दीजिए, देखो वो रिएक्शन एकदम हिरण की तरह भागेगा। लेकिन अगर आप किसी रिएक्शन को स्लो करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो इंटरमीडिएट है उसको थोड़ा सा लेस स्टेबल कर दीजिए, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर सीधा सीधा डिपेंड करने जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम किस
इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना से एक्सप्लेन करते थे, किस इफेक्ट से करते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से भी करते थे, कहीं कहीं बीच में रेजोनेंस भी आता था। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, 3 to 1 डिग्री है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसीलिए जो एल्काइल हैलाइड टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा ना, वो बहुत रैपिडली SN1 को फॉलो करेगा। अब प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे लेस स्टेबल है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगी, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगी कि वो SN1 में जाए। इसका मतलब साफ है कि प्रायोरिटी ऑफ alkyl halide towards SN1 is tertiary, secondary, primary। कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है एल्काइल हैलाइड का SN1 में, वो ये है। देखो ना, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्शन फास्ट होगा, तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बहुत हायर प्रायोरिटी के साथ SN1 देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एल्काइल हैलाइड के बाद 2 चॉइस हैं कि वो SN1 के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा या SN2 के थ्रू देगा। अब ये बात कई बातों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड बल्की है, टर्शियरी है, SN1 भागेगा। प्राइमरी है तो उसकी प्रायोरिटी SN2 आ जाएगी। सेकेंडरी वाला कहीं पर भी जा सकता है, इधर SN1 और SN2, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन दैट सेवरल फैक्टर्स। तो ये बात हुई, मींस मोटे तौर पर ये बात समझ में आ गई कि ये 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप कार्बोकैटायन अटैक, तो प्रोडक्ट में एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो भी कई बातों पर डिपेंड करती है बात। बन रहा है वही स्टेप है, तो वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रिएक्शन की स्पीड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, तो एल्काइल हैलाइड का प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। एल्काइल हैलाइड का जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर है वो 3 to 1 है। लेकिन 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 क्या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN1 नहीं दे सकते? देखो, दे सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है। जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा ना, चाहे वो प्राइमरी ही क्यों ना हो, जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वही SN1 में जाए। अब जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, दिस इज एलाइल, ये है तो प्राइमरी एलाइल क्लोराइड, और मैं बात करूं प्राइमरी बेंजाइल क्लोराइड की, ये मेरे लिए प्राइमरी बेंजाइल क्लोराइड है, प्राइमरी एलाइल क्लोराइड और प्राइमरी बेंजाइल क्लोराइड। क्या ये दोनों SN1 में जाएंगे? कार्बोकैटायन को देखना है कि क्या इनका कार्बोकैटायन स्टेबल है या नहीं। दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द स्टेबल कार्बोकैटायन, डेफिनेटली दे विल अंडरगो SN1। तो यहां पर जब Cl माइनस एलिमिनेट होगा तो आप देख सकते हैं एलाइल कार्बोकैटायन जो कि डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है, बहुत स्टेबल है। बहुत स्टेबल का मतलब है ये अब दौड़ दौड़ के कार्बोकैटायन सिंगल पॉजिटिव। तो जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है और जो एलाइल कार्बोकैटायन है, क्योंकि दोनों ही रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है, यहां तो बल्कि एरोमेटिसिटी भी आ रही है, तो ये तो और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यही 2 आपको ऐसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहे हैं जो बहुत रैपिडली SN1 को फॉलो करेंगे। अदरवाइज प्राइमरी का चांस नहीं होता SN1 में, बट दीज 2 आर द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड which can undergo SN1 reaction because of their stable intermediate carbocation. That's it. अब जैसे कि ये तो हमें बात समझ में आ गई कि कहां पर प्रायोरिटी कम, कहां पर प्रायोरिटी ज्यादा। चलिए अब मैं
बात करता हूं आपसे कुछ क्वेश्चंस की। कहां पर आपको लगता है कि SN1 का रेट ज्यादा होगा और कहां पर SN1 का रेट कम होगा? अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी टुवर्ड्स SN1। अब SN1 के लिए हमें क्या देखना है? अल्काइल हैलाइड टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो जितना ज्यादा बल्कीनेस होता है उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन भी बनता है, उतनी ज्यादा हायर प्रायोरिटी होती है SN1 में उसके जाने की। ठीक है यार, ये बात तो समझ में आ रही है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए चांस है उसका। देखिए, कहीं ना कहीं ये सेकेंडरी है, कहीं ना कहीं ये प्राइमरी है और ये टर्शरी है। तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी इसकी होगी, नंबर 2 प्रायोरिटी इसकी होगी और नंबर 3 प्रायोरिटी इसकी होगी। हमें बल्कीनेस को देखना है, जितना ज्यादा बल्कीनेस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की। अच्छा ये बात है, तो चलो फिर ये भी बता दो। और ये इश्क हाय बैठे बिठाए जब न दिखाए। हाँ, चलिए, अरेंज या कंपेयर देयर प्रायोरिटी टुवर्ड्स SN1 की कौन ज्यादा हायर प्रायोरिटी में SN1 के साथ है। हमेशा हमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन को कंसीडर करना है, जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा हम उसी के साथ हो जाएंगे। अब अगर मैं कार्बोकेटायन बनाता हूं तो यहां पर ये -R या -I करके इस पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा, कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर ये बेचारा +I फेड भी करेगा और 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन भी करेगा, तो ये इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। जितना ज्यादा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी के साथ वो SN1 में जाएगा। ये बात है, ये बात है। तो चलो, बेंजाइल क्लोराइड, डाइफिनाइल मिथाइल क्लोरोमीथेन, डाइफिनाइल क्लोरोमीथेन, और ये आ गया हमारा ट्राइफिनाइल क्लोरोमीथेन। चलिए SN1 की प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर जब आप इंटरमीडिएट बनाएंगे तो दैट इंटरमीडिएट क्या होगा, वो इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा। ठीक है, यहां वो 2 में रेजोनेंस कर लेगा, यहां वो 3 में रेजोनेंस कर लेगा। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्राइमरी है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सेकेंडरी है, ये हमारे लिए टर्शरी है। तो जितनी ज्यादा आपको भीड़ नजर आ रही है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस नजर आ रही है, उतना ज्यादा SN1 का चांस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को तो यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी ना अटैक करने के लिए। तो इट शुड बी द प्रायोरिटी ऑर्डर, इट शुड बी द प्रायोरिटी ऑर्डर। अगेन दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 2 3, तो ये बात अब हमारे जहन में बैठ गई है कि टर्शरी का बहुत ज्यादा चांस होगा SN1 में जाने का, 2 का कम हो जाएगा, प्राइमरी का सबसे कम चांस हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी में भी मैंने आपको 2 केस बताए हैं, एलाइल कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन। एलाइल कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये 2 केस मैंने आपको बताए हैं जो दौड़ दौड़ के भाग भाग के SN1 की तरफ जाते हैं, जिनकी बहुत अच्छी खासी प्रायोरिटी होती है। चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि एल्काइल का जो नेचर है SN1 में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा है उतना ज्यादा SN1 को फेवर मिल रहा है। तो क्या क्या कोई दूसरा फैक्टर भी है? इज देयर एनी अदर फैक्टर? चलिए, अगर मैंने यहां पे बेंजाइल फ्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड और मैंने ले लिया बेंजाइल ब्रोमाइड,
अब देखो यहां पर तो दे ऑल आर फॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, दोनों में एक जैसा कार्बोकेटाइन बन रहा है, जब सॉरी तीनों में एक जैसा कार्बोकेटाइन बन रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल, कि इनमें से जो जा रहा है वो कौन बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्या फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है। देखो सीधी सी बात है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतनी जल्दी बनता है। यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्लोरो का साइज बड़ा है, ब्रोमो का और बड़ा है, आयोडाइड का सबसे बड़ा है। तो यहाँ चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा होगा, जहां चार्ज सबसे ज्यादा फैल जाता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे पहले बनेगा, एक बात। या फिर यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा। तो इसका मतलब फ्लोराइड से बेटर क्लोराइड में, क्लोराइड से बेटर ब्रोमाइड में, ब्रोमाइड से बेटर आयोडाइड में रिएक्शन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जी हाँ, रिएक्शन की जो स्पीड है वो भैया जी बढ़ती चली जाएगी। और ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए रामा। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN1। देखो ये प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी, ये भाई साहब हमारे सेकेंडरी, ये बहन जी हमारी टर्शरी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हुई, इसकी हुई, उसके बाद इसकी हुई, सबसे कम प्रायोरिटी भाई आपकी है SN1 में, ठीक है ना। नेचर, नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यार, नेचर। अब तीसरा रोल क्या हो सकता है, तीसरा रोल कहीं ना कहीं मीडियम का भी तो है, जिस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। अरे माहौल पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है ना भाई, जब देश का माहौल बढ़िया होगा तभी तो सब कुछ गुड फील लगेगा ना। अब यहां पर SN1 में जो मीडियम था दैट वाज पोलर प्रोटिक सोलवेंट, जैसे पानी, जैसे अल्कोहल। तो यहां पर क्योंकि पानी जो है वो अच्छा खासा एक पोलर सोलवेंट होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत हाई है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई का मतलब है पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। तो बॉन्ड जो है ना वो 81 टाइम वीक हो जाते हैं, तो पानी में जाके अच्छे अच्छों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाते हैं, जल्दी टूटते हैं। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन को एक फैसिलिटेशन मिल जाता है, कहीं ना कहीं रिएक्शन वो तेजी से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये रिएक्शन मैं कर रहा हूं पानी में, और ये रिएक्शन मैं कर रहा हूं ईथर में। तो बताइए कहां पर SN1 फास्ट होगा। जी हाँ, पानी में रिएक्शन SN1 बहुत फास्टर स्पीड से जाएगा, यानी मीडियम जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि एल्काइल हैलाइड का नेचर तो है ही है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल का भी नेचर है, मीडियम का भी नेचर है, और तीसरा या चौथा कहूं तो क्या टेम्परेचर का कोई रोल हो सकता है क्या, इसको समझना पड़ेगा। देखिए अभी तो आप केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं कि भाई एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, लेकिन SN1 और SN2 के बाद जब आप एक और कैटेगरी पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की बहुत सारी कंडीशन काफी हद तक थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगी आपस में। मतलब कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा जो 100% सब्स्टिट्यूशन हो या 100% एलिमिनेशन हो। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ऑलवेज कंपीट विद ईच अदर, बट एक्चुअली में वो सारा ड्रामा तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता। अभी आप पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़िए SN1 SN2, फिर E1 E2 पढ़िए। जब आप ये दोनों या चारों रिएक्शन पढ़ लेंगे SN1 SN2 E1 E2, तब आप पढ़ेंगे कि हाउ SN1 compete with E1 and how SN2 compete with E2, under what condition SN1 dominate over E1 and under what condition SN2 dominate over E2। तो वो कंडीशन की बात है, लेकिन फिलहाल मैं यहां पर अगर टेम्परेचर की बात करूं
तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, आपको एक बॉन्ड तोड़ना है, और एलिमिनेशन में कहीं ना कहीं दो बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। दो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी एक बॉन्ड को तोड़ने के कंपैरेटिवली। तो अगर हम रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर वही रिएक्शन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाकर किया जाए, थोड़ा सा हायर साइड में टेम्परेचर को लेके जाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो हाई टेम्परेचर का मतलब है आपसे ज्यादा बॉन्ड तोड़वाना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेशन की तरफ फेवर करेगा। तो इसका मतलब मैं ये लगा सकता हूं कि लो टेम्परेचर जो होगा वो फेवर करेगा SN1 को, ठीक है, और कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर फेवर करेगा E1 को। अभी चले E1 हमें नहीं पता, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल एक थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम बात करें मोटा मोटी तौर पे, बहुत सारी बातें निकल कर आ गई कि SN1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। SN1 में ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। SN1 में रेट एक कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। सपोज कीजिए क्वेश्चन मैंने दिया कि रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है लेट इट बी वाई 0। हमने क्या किया पहले पार्ट में, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम डबल, अगर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, वॉल्यूम को जब हम डबल कर देते हैं तो कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। जब भी आप वॉल्यूम को डबल करते हैं, सिस्टम में वॉल्यूम को डबल करते हैं तो कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। तो कंसंट्रेशन आधी होने से क्या होगा कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन अगर हाफ हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ, ठीक है। अगर हमने इफ concentration of alkyl halide and Y minus both are double, अगर हम दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, एल्काइल हैलाइड को भी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को भी। देखो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तुम डबल कर लो ट्रिपल कर लो जो मर्जी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इसको डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, इसको आधा करोगे तो रेट आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। हाँ, अगर ये SN2 होता और दोनों की कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी तो रेट बिकम 4 टाइम्स हो जाता, रेट वहां पर 4 टाइम्स हो जाता। चलिए, अगर मैंने इफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हाफ कर दी एंड Y माइनस डबल कर दी, तब क्या होगा? देखो Y माइनस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, तुम उसको डबल करो ट्रिपल करो 10 टाइम कर लो, डजंट मेक एनी सेंस। यहां पर तुम इसको आधा कर दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा जी, अब ये बात बताइए कि अगर हम ये देखते हैं कि रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर ये रेट फर्स्ट ऑर्डर है तो इसमें जरा थोड़ी सी काइनेटिक्स लगा लेते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ एक प्लॉट करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में कम होते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है, बट द रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, जब टाइम जीरो था तब तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम जीरो बढ़ता है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। लेकिन ग्राफ को कभी भी वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कभी खत्म ही नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर अंडरगो कंप्लीशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। ये सारी बेसिक बातें आप काइनेटिक्स में देखेंगे, काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। अच्छा जी, अब एक हाफ लाइफ भी होती थी। हाफ लाइफ क्या होती है? 0.693 अपॉन में रेट कांस्टेंट, यानी हाफ लाइफ जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो अगर हम
हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, तो वो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें नजर आएगा। तो चलिए, काफी सारी बातें समझ में आ गई। तो अब जरा लास्ट में हम इसका एक एनर्जी प्रोफाइल कर्व भी देख लेते हैं कि जब रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो एनर्जी प्रोफाइल कर्व में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। एनर्जी प्रोफाइल कर्व, टान टान टान, देखिए ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस एनर्जी। देखते हैं, देखो हुआ क्या है, ये रिएक्शन क्योंकि दो स्टेप में हो रहा है, पहले कार्बोकेटाइन बना, फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके रिटेंशन इन्वर्जन दो प्रोडक्ट और बना डाले। तो पहले मान लो ये रिएक्टेंट है, तो पहले तो एक इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट है, दैट इज कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब क्योंकि एक मिनट, अब क्योंकि जो भी हमारा अभी समझाते हैं क्या होता है, रिएक्शन हमारा दो स्टेप में हो रहा है। ये हमारा पहला स्टेप हुआ, फिर मान लीजिए ये हमारा दूसरा स्टेप, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हुआ, ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि भाई यहां मेरे रिएक्टेंट थे, यहां मेरा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक सबसे पहला इंटरमीडिएट आएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहां पर हमारा एक इंटरमीडिएट आता है। फर्स्ट स्टेप, ये रिएक्शन का पहला स्टेप हुआ, फिर ये रिएक्शन का दूसरा स्टेप हुआ। इंटरमीडिएट जो होता है वो कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल हो गया तो रिएक्शन तो इंटरमीडिएट पे ही रुक जाएगा ना भाई। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, तो आप देखो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि मैंने क्या किया, पहले स्टेप में अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी देखूं, पहले स्टेप की अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी देखूं और दूसरे स्टेप की मैं एक्टिवेशन एनर्जी देखूं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, रिएक्शन उतना स्लो हो जाता है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया था कि फर्स्ट स्टेप इन SN1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। हायर द एक्टिवेशन एनर्जी, लेसर बी द रेट ऑफ रिएक्शन, लेसर बी द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और सेकंड स्टेप हमारा फास्ट है, क्योंकि वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी लोअर साइड में मुझे नजर आ रही है। देखो, ये तो मैंने आपको एक थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया है SN1 का। कौन कौन से फैक्टर SN1 को अफेक्ट करते हैं, किस किस कंडीशन में एल्काइल हैलाइड SN1 को फेवर करती है, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है SN1 की, क्या रेसमिक मिक्सचर था, क्या रेसमाइजेशन था, क्या ऑप्टिकल रोटेशन है, क्या इनेंशियोमर्स हैं, क्या एक्सटर्नल कंपनसेशन है, इन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SN2 को, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं SN2 को डिस्कस करता हूं तो बहुत लेंदी हो जाएगी। अभी हम SN1 तक इसको कंप्लीट करते हैं। तब तक प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।